इनिशियली तेजस की नेवल वर्जन को इंडियन नेवी में शामिल करने से इनकार करने के बाद भी अभी किस वजह से वापस तेजस की नेवल वर्जन को नेवी में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। सिर्फ मलेशिया नहीं बल्कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी तेजस को एक्सपोर्ट करने का रास्ता खुलने वाला है। प्रोजेक्ट 75I का सबसे बड़ा दावेदार जर्मनी अभी इंडियन नेवी की रूल्स और रेगुलेशन को लेकर खुश नहीं है, जिस वजह से वो शायद अभी इस टेंडर से बाहर जाने वाला है और इसका इस टेंडर के ऊपर काफी गहरा असर पड़ने वाला है। डीआरडीओ की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट के लिए एक एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा चुका है और अंत में इंडियन नेवी और वियतनाम की नेवी के बीच अभी एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। नॉर्मली मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ या वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बार ऐसा बोलने से जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है उनको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो सकता है। लेकिन अभी 60% के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि हर रोज वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम लोग रोज घंटों मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बदले में अगर आप थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करेंगे तो हमको काफी अच्छा लगेगा। एक महीने मैंने रेगुलर बेसिस पर सब्सक्राइब करने के लिए बोला था और एक महीने के अंदर हमारे लगभग 40 से 50 हजार सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। अभी अगर जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आज हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं कल या परसों तो कितने सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ये मैं नहीं बल्कि आप खुद आइएगा और बताइए कि कल तक या परसों तक हमारे कितने सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो आज से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके है और तेजस को लेके आज मल्टीपल अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो आप सबको पहले से ही पता होगा कि तेजस की जो नेवल वर्जन को डेवलप किया जा रहा था उसे नेवी में शामिल करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि नेवी एक ज्यादा पावरफुल ट्विन इंजन फाइटर को तलाश कर रहा था। इसी वजह से तेजस की जो नेवल वर्जन था उसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्लेटफॉर्म के तौर पर रखा गया था और अभी इससे लिए गए डाटा को बाद में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी एचएएल की तरफ से नेवी को एक और प्रपोजल दिया गया है, जिसमें एचएएल नेवी को तेजस की नेवल वेरिएंट को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि नेवी को अभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की काफी जरूरत है और बेसिकली नेवी की तरफ से हॉक जेट ट्रेनर्स को नेवल ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कैरियर से सीधे तौर पर ऑपरेट नहीं किए जा सकते हैं। वहीं पर अगर तेजस की नेवल वर्जन की बात करें तो इसे अभी आईएनएस विक्रमादित्य पर सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है और एक बार नहीं बल्कि इसको कई बार यहाँ से ऑपरेट किया जा चुका है और ये आसानी से आईएनएस विक्रमादित्य से टेक ऑफ कर सकता है या फिर लैंड भी कर सकता है, जिस वजह से कैरियर से नए पायलट्स को ऑपरेट करने के लिए या ट्रेन करने के लिए तेजस की नेवल वर्जन एक बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है। और इसी वजह से एचएएल अभी तेजस की नेवल वेरिएंट की 18 यूनिट को खरीदने के लिए नेवी को बोल रही है, जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर से नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसको बोथ आईएनएस विक्रांत से और आईएनएस विक्रमादित्य पर डिप्लॉय करने की बात की गई है और इसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अलावा जरूरत पड़ने पर हम पॉइंट डिफेंस एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट भी तेजस को लेके और अभी हम तेजस की एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जब भी हम तेजस की एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत तेजस की प्रोडक्शन रेट को लेके आ जाता है, लेकिन फिर भी अभी एचएएल की तरफ से बताया गया कि वो मल्टीपल फॉरेन कंट्री के साथ तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इनमें से तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो मलेशिया की तरफ से, और मलेशिया की तरफ से अभी अपनी हॉक 208 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए जो टेंडर को फ्लोट किया गया था, यानी कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फ्लोट किया गया था, उसमें एचएएल की तेजस के सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज्यादा है और ये स्टेटमेंट अभी एचएएल की चेयरमैन की तरफ से दिया गया है। अब इसमें एचएएल मलेशिया को तेजस की लीड इन फाइटर ट्रेनर वेरिएंट को ऑफर कर रहा है और इसमें मलेशिया को काफी सारे कस्टमाइजेशन का ऑफर भी दिया जा रहा है और मलेशिया में एचएएल अभी इसकी एक एमआरओ फैसिलिटी को भी ओपन करने वाला है, जहां पर आगे चल के तेजस की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल वगैरह को किया जा सकेगा। दूसरी तरफ अभी सिर्फ मलेशिया ही नहीं बल्कि एचएएल को तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए ईस्ट यूरोप, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ से भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और आने वाले 2 सालों के अंदर इस रीजन में मौजूद बहुत सारे ऐसे देश है जो कि अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने वाले हैं और इसमें उनकी तरफ से तेजस को खरीदने के चांसेस बना हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली कौन कौन से देश है जो कि तेजस में इंटरेस्टेड है, ये क्लियरली अभी एचएएल की तरफ से बताया नहीं गया है।
अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके। कुछ दिन पहले जब प्रोजेक्ट 75I के बारे में एक RFP को इशू किया गया था, इसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि नेवी अभी सिर्फ प्रूवन AIP सिस्टम को खरीदने वाली, जिस वजह से इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी 3 कंटेंडर यानी कि रशिया, स्पेन और फ्रांस की सबमरीन की सिलेक्ट होने के चांसेस काफी हद तक कम हो गया था और सिर्फ जर्मनी और साउथ कोरिया की सबमरीन में से किसी एक की सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इन दोनों के पास अभी ऑपरेशनल AIP सिस्टम मौजूद है, जबकि बाकी 3 के पास ऑपरेशनल AIP सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन वो भी अभी भारत को जो सबमरीन को ऑफर करने वाले हैं उसमें AIP सिस्टम को ऑफर करने वाले और उनको अभी डेवलप कर रहे हैं, पर नेवी अभी सिर्फ ऑपरेशनल AIP सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहती है। अगर आपको AIP सिस्टम के बारे में ज्यादा जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके AIP सिस्टम पर बनाए गए इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी प्रोजेक्ट 75I में सिर्फ जर्मनी और साउथ कोरियन सबमरीन की सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, पर अचानक से जर्मनी की तरफ से भी इस टेंडर की रूल्स और रेगुलेशन को लेकर कुछ सवाल किए जा रहे हैं और उसमें अभी कुछ चेंजेस करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर यहाँ पे भारत उनकी कंडीशन में राजी नहीं होता है तो शायद जर्मनी इस टेंडर से बाहर निकल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास अभी एक सिंगल वेंडर सिचुएशन हो सकता है जहां पर सिर्फ साउथ कोरियन सबमरीन हमारे लिए इकलौता ऑप्शन होने वाला है, या फिर हमको मजबूरी में आके रशियन ओरिजिन, फ्रेंच ओरिजिन, स्पेनिश ओरिजिन सबमरीन को सिलेक्ट करने के बारे में सोचना पड़ सकता है, जिनकी AIP सिस्टम अभी तक फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ है। अब DRDO की AIP सिस्टम की बात करें तो इसको भी एक तरीके से डेवलप किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसको ऑपरेशनल कंडीशन में टेस्ट नहीं किया गया था और ऐसा करने में हमको कम से कम 5 साल का टाइम लगने वाला है, जिस वजह से प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले सबमरीन में इनका इस्तेमाल करने का चांसेस भी कम हो जाता है। और अभी सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से प्रोजेक्ट 75I को लेकर अभी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और सिंगल वेंडर सिचुएशन होने का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आगे चल के इस टेंडर को कैंसिल किया जा सकता है, और ऐसे कंडीशन हमारे सामने पहले भी कई बार आ चुके हैं जहाँ पर टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। अगला अपडेट चैप्स को लेके। जिन लोगों को नहीं पता है, चैप्स एक तरीके का काउंटर मेजर सिस्टम होता है जिसे इनकमिंग हॉस्टाइल रडार गाइडेड मिसाइल को धोखा देने के लिए, इवेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लो हमारे ऊपर दुश्मन की तरफ से एक रडार गाइडेड फॉक्स 1 या फॉक्स 3 कैटेगरी के मिसाइल को फायर किया जाता है। ये दोनों ही रडार गाइडेड मिसाइल होते हैं, जिनमें से फॉक्स 1 मिसाइल के पास अपना खुद का रडार नहीं होता है, और जो भी एयरक्राफ्ट इसको लॉन्च करता है उसे इस मिसाइल को टारगेट तक अपने रडार की मदद से गाइडेंस देना पड़ता है। और फॉक्स 3 मिसाइल मोस्टली मॉडर्न VVR मिसाइल होते हैं, जिनके पास अपना खुद का रडार होता है, और एक बार इनको लॉन्च करने के बाद पेरेंट एयरक्राफ्ट कुछ भी करे, इनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों कंडीशन में जिस भी एयरक्राफ्ट के ऊपर इस तरीके की मिसाइल को फायर किया जाता है, उसे इन मिसाइल को इवेड करने के लिए चैप्स को ड्रॉप करना पड़ता है, जो कि प्लेन की एक फेक रडार सिग्नेचर की मिमिक करते हैं, और इसी वजह से मिसाइल का जो सीकर होता है वो धोखा खा जाता है और वो प्लेन के बदले फेक रडार सिग्नेचर का पीछा करने लगता है। अभी DRDO की जोधपुर बेस्ड लैब और हाई एनर्जी मेटेरियल रिसर्च लैब की तरफ से एक नई एडवांस चैप टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, जिसे काफी पहले से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से टेस्ट किया जा रहा था, और अभी इनको इंडियन एयरफोर्स में बड़ी मात्रा में शामिल करने का फैसला किया गया है। DRDO के मुताबिक ये एक एडवांस चैप टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से हम कम से कम चैप को डिप्लॉय करके दुश्मन की मिसाइल को गुमराह कर सकते हैं। नॉर्मली चैप को ज्यादा मात्रा में डिप्लॉय करना पड़ता है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक एयरक्राफ्ट एक लिमिटेड नंबर में ही चैप को कैरी कर सकता है, और इनको वाइजली इस्तेमाल करना काफी जरूरी होता है। और अभी इस चैप की टेक्नोलॉजी को इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ भी शेयर किया जाने वाला है, जिसके बाद इनको मास प्रोड्यूस करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सबको याद होगा, इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी आर्कटिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए नेवी की ईस्टर्न टास्क फोर्स को साउथ चाइना सी रीजन में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया था, और अभी हमारी ईस्टर्न कमांड की एक टास्क फोर्स को साउथ ईस्ट एशियन नेशन की विजिट पर भेजा गया था। ये बेसिकली एक फ्रेंडली विजिट होने वाला है, जिसमें इंडियन नेवी अपने फ्रेंडली नेवीज के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को करने वाला है। इसी बीच 15 अगस्त को इंडियन नेवी की एक टीम वियतनाम के पोर्ट में जाके पहुंच चुका था, और अभी इंडियन नेवी और वियतनाम की नेवी के बीच एक नेवल एक्सरसाइज को करने का फैसला किया गया है। इस एक्सरसाइज को कल से शुरू किया गया और ये आने वाले 21 तारीख तक चलने वाला है। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS रणविजय और INS कोरा पार्टिसिपेट करने वाले, और दूसरी तरफ इसमें वियतनाम की तरफ से थोड़े मुश्किल नाम वाले एक फ्रिगेट पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसका नाम अगर मैं बोल भी देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आने वाला, और मे भी आपको लग सकता है कि मैं कोई दूसरी भाषा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं।
अब ये जो एक्सरसाइज होने वाला है इसमें अभी तो हाफ फेज चल रहा है, जिसमें मेनली प्रोफेशनल इंटरेक्शन वगैरह होती है, मीटिंग वगैरह होती है, लेकिन आगे चल के जब सी फेज को शुरू किया जाएगा उस दौरान लाइव नेवल मैन्यूवर के साथ साथ सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया जाएगा और साथ ही लाइव फायरिंग ड्रिल्स को भी कंडक्ट करने की बात की गई है। अब भारत और वियतनाम के रिलेशन पिछले कई सालों से काफी इंप्रूव हो चुका है और अभी लगभग रेगुलर बेसिस पर इंडियन नेवी के वेसल वियतनाम के बीच पर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।